हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से लाया, हिंदुस्तान, सोने की चिड़िया। हाँ, डॉलर, डॉलर, सोना, हिंदुस्तान। भारत को सोने की चिड़िया जिस जमाने में कहते थे, वो बहुत पुराना जमाना था। अरब और ईरान के व्यापारी भारत से व्यापार करते थे। फिर वे माल लेकर यूरोप के देशों में जाते थे। इन व्यापारियों से जब यूरोप वासी सोने की चिड़िया का हाल सुनते, तो उनके मुंह में पानी आ जाता था। लेकिन उन्हें भारत पहुंचने का रास्ता नहीं मालूम था। आखिर एक दिन कोलंबस नामक यात्री भारत की खोज के लिए निकला, लेकिन अफसोस, उसने पश्चिम का रास्ता पकड़ लिया और वो जा पहुंचा अमेरिका। बस लगभग इन्हीं दिनों पुर्तगाल से भी एक यात्री सोने की चिड़िया खोजने चला था। 22 मई 1498 को उसका जहाज मालाबार तट पर कालीकट पहुंचा। उस जहाज का कप्तान था वास्को डी गामा। अनेक मुसीबतों से जूझता हुआ वो भारत पहुंचा था। उस समय कालीकट में सामुरी नाम के राजा का शासन था। इतिहास में उसको ज़ेमुरिन के नाम से भी कहा गया है। वास्को डी गामा सामुरी के दरबार में गया। उसने सामुरी को कीमती भेंट दी। सामुरी ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा ने सामुरी के राज्य में व्यापार करने की इजाजत मांगी, जो तुरंत ही मिल गई। 2 ही साल बाद, यानी 1500 ईस्वी में, पुर्तगालियों ने कालीकट में एक कोठी बना ली। 3 साल बाद उन्होंने कोठी की किलेबंदी कर ली। वहां अपने सिपाही नियुक्त कर दिए। बहाना ये था कि ये काम वो अपनी रक्षा के लिए कर रहे हैं। वहां एक फौजी अफसर अल्बुकर्क को किलेदार बनाया गया। दरअसल ये पुर्तगालियों की एक चाल थी। सन 1506 में उन्होंने गोवा से बंगाल तक अपना व्यापार फैला लिया। सत्रहवीं शताब्दी के प्रारंभ में हेक्टर नामक एक जहाज अंग्रेज व्यापारियों को लेकर भारत की ओर बढ़ने लगा। इन्होंने सन 1600 में महारानी एलिजाबेथ से आज्ञा लेकर एक व्यापारिक कंपनी बनाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। इस हेक्टर जहाज के कप्तान हॉकिंस ने जहांगीर के दरबार में पहुंचकर सबसे पहले घुटनों के बल झुककर जमीन चूमी और बादशाह के प्रति अपना आदर प्रकट किया। इसके बाद उसने इंग्लैंड के बादशाह जेम्स प्रथम का पत्र जहांगीर को दिया। जहांगीर ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की आज्ञा दे दी। तब सन 1615 में इंग्लैंड के बादशाह ने सर थॉमस रो को मुगल दरबार में अपना पहला राजदूत बनाकर भेजा। धीरे-धीरे अंग्रेजों ने अपना व्यापार फैलाया। उन्होंने पुर्तगालियों की जड़ें कमजोर की, उनके जहाजों को लूटना शुरू कर दिया। औरंगजेब के समय में तो उन्होंने कोठियां भी कायम कर लीं और अपनी हिफाजत के लिए किलेबंदी भी कर ली। इसी बीच भारत में फ्रांसीसी भी आए। उन्होंने भी अपना व्यापार फैलाया और जड़ें जमानी शुरू कर दी। उस समय उनका मुखिया था दुमास। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठों ने कर्नाटक पर हमला किया। फ्रांसीसी कंपनी के मुखिया ने अपने सिपाहियों के जरिए कर्नाटक के नवाब की मदद की। मराठे हार गए। कर्नाटक और दिल्ली के बादशाह दोनों ने खुश होकर दुमास को नवाब की उपाधि दे दी। 2000 सवारों का सेनापति भी बना दिया। सन 1741 में
दुमास की जगह डुप्ले नामक फ्रांसीसी कंपनी का हाकिम बन गया। ये बहुत चतुर सेनापति था। दरअसल डुप्ले पहला यूरोपवासी था जिसके मन में भारत में यूरोपीय साम्राज्य कायम करने की बात आई। डुप्ले ने उस समय के भारत की दो कमजोरियों का फायदा उठाया। एक तो ये कि यहाँ के देशी राजा नवाब आपस में लड़ रहे थे। दूसरे ये कि उस समय राष्ट्रीयता की भावना लोग भूल गए थे। डुप्ले ने इसी फूट का फायदा उठाया। अंग्रेजों ने भी इस नीति का फायदा उठाया। उन्होंने न सिर्फ फ्रांसीसियों को कमजोर किया बल्कि देशी राजाओं को लड़ाने और फिर उनमें से किसी एक की मदद करने की नीति अपनाई। बाद में उस मदद लेने वाले राजा को भी उन्होंने अपने प्रभाव में ले लिया। अब देखिए बंगाल में क्या हुआ। ये बात है 1755 की। उस समय बंगाल में नवाब अलीवर्दी खां का शासन था। अंग्रेजों ने अमीचंद नामक व्यापारी से मिलकर बंगाल पर हमला करने की तैयारी की, लेकिन बंगाल के शासक अलीवर्दी खां ने उनकी एक भी चाल न चलने दी। लेकिन अलीवर्दी खां बूढ़ा हो चुका था। उसने एक दिन अपने नवासे सिराजुद्दौला को अपने पास बुलाया। सिराजुद्दौला उस समय 24 बरस का था और वही अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी भी था। अलीवर्दी खां ने सिराजुद्दौला से कहा, बेटे, मुल्क के अंदर यूरोपियन कौमों की ताकत पर नजर रखना। रियासतों की घरेलू झगड़ों के बहाने इन लोगों ने मुगल शहंशाह का मुल्क और शहंशाह की रियाया का धन माल छीनकर आपस में बांट लिया है। इन तीनों यूरोपियन कौमों को एक साथ कमजोर करने का ख्याल ना करना। अंग्रेजों की ताकत बढ़ गई है। मेरे बेटे, उन्हें किले बनाने या फौजों को रखने की इजाजत ना देना। अगर तुमने ये गलती की तो मुल्क तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। अलीवर्दी खां की मृत्यु 10 अप्रैल 1756 को हुई और सिराजुद्दौला अपने नाना की गद्दी पर बैठा। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ गई। इस जीत में सेनापति मीर जाफर की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसने अपने मालिक सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया और मुर्शिदाबाद में सिराजुद्दौला के तख्त पर वो बड़ी शान से बैठ गया। इसके बदले मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगने की जागीरदारी सौंप दी। लेकिन मीर जाफर अपनी गद्दी पर एक दिन भी चैन से न बैठ सका। वो एक कमजोर, अयोग्य और नासमझ शासक सिद्ध हुआ। वो अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गया। क्लाइव की इच्छा के खिलाफ वो कोई काम नहीं कर सकता था। अंग्रेजों की बढ़ती हुई जातियों से तंग आकर मीर जाफर ने अपने नौजवान दामाद मीर कासिम को कलकत्ते भेजा ताकि वो अंग्रेजों से बातचीत करे और उनका दबाव कुछ कम हो जाए। लेकिन अंग्रेजों ने नई चाल चली और मीर कासिम को अपनी ओर मिला लिया। ये तय किया गया कि मीर कासिम को वजीर बनाकर उसे तमाम अधिकार दे दिए जाएं और मीर जाफर को खर्च के लिए कुछ रकम बतौर पेंशन दे दी जाए। 20 अक्टूबर 1760 को सूरज निकलने से पहले मीर जाफर का महल अंग्रेजों की फौजों ने घेर लिया।
मीर जाफर को जब अंग्रेजों की नई चाल का पता चला तो वो किस तरह परेशान हुआ, इसका एक चित्र अंग्रेज इतिहासकार कर्नल मालेसन के शब्दों में। उस सुबह को बूढ़े नवाब को उस दिन की अवश्य याद होगी जब उसने प्लासी के मैदान में अंग्रेजों का साथ दिया था और अपने मालिक तथा रिश्तेदार सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था। मीर जाफर अवश्य इस समय सोचता होगा कि यदि प्लासी में मैं अपने उस बालक रिश्तेदार के साथ वफादार रहा होता जिसने अत्यंत हसरत भरे शब्दों में मुझसे अपनी पगड़ी की लाज रखने की प्रार्थना की थी, तो मेरी हालत कितनी अच्छी होती। जिस सत्ता को मैंने इतने नीच और गलत तरीके से प्राप्त किया था, उससे मुझे क्या फायदा पहुंचा? वे लोग जिनके हाथ मैंने अपना मुल्क बेचा था, आज वे मुझे डरा रहे हैं। जो गुस्ताख विदेशी प्लासी से अब तक मुझ पर हुक्म चलाते रहे और जो अब मुझे गद्दी से उतारने की धमकी दे रहे हैं, यदि प्लासी में मैंने उनके नाश की वजह बनने का यश प्राप्त कर लिया होता, तो इस समय मेरे हाथों में असली हुकूमत होती। मेरा नाम इज्जत से लिया जाता और मेरा मुल्क बच गया होता। आखिर मीर जाफर को अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने पड़े और अंग्रेजों की नींव और मजबूत होने लगी। उन्होंने मीर कासिम से बंगाल के 3 जिले और ले लिए, साथ ही 3 करोड़ रुपए का सोना आदि वसूल किया। सन 1759 में दिल्ली की गद्दी पर मुगल बादशाह शाह आलम बैठा। अंग्रेजों ने अपनी चालों से शाह आलम को अपनी ओर मिलाने की कोशिश शुरू कर दी। उस समय सारे भारत पर अपनी हुकूमत जमा लेने के लिए अफगानों, मराठों और अंग्रेजों के बीच तिकोना संघर्ष शुरू हो चुका था। देश को विदेशी सत्ता के चंगुल से बचाने का उस समय एक ही उपाय था कि सभी देशवासी किसी एक शक्ति के नेतृत्व में संगठित हो जाते। वो शक्ति थी मुगल सम्राट। किंतु इसी बीच यानी 6 जनवरी 1761 को पानीपत के मैदान में अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। मराठे तो हार गए, पर अब्दाली को भी जीत के बावजूद काफी नुकसान उठाना पड़ा। वो अफगानिस्तान लौट गया और इधर मराठे कमजोर हो गए। बच रहे केवल अंग्रेज, जिन्होंने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। मुगल बादशाह शाह आलम को 26 लाख रुपया देने का वादा करके इस बात के लिए मजबूर किया गया कि वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दें। मजबूर होकर शाह आलम ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंप दी, जिसका मतलब यह था कि मालगुजारी वसूल करने और दीवानी के मामले निपटाने का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया। सन 1765 से 1772 तक बंगाल में अंग्रेजों का यह शासन इतना भयानक था कि उसने बंगाल को चूसकर कंकाल बना दिया। सारे बंगाल में तबाही, गरीबी, भुखमरी और अकाल फैल गए। चारों ओर मौत नजर आने लगी। सन 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स कंपनी का गवर्नर बनकर कलकत्ता आया। इतिहासकार कहते हैं कि क्लाइव ने देश में अंग्रेजी राज की जो बुनियाद रखी थी, वॉरेन हेस्टिंग्स ने उसे और भी पक्का किया। उसके सामने एक ही बात थी, चाहे ईमानदारी से हो या बेईमानी से, जैसे भी हो, जल्दी से जल्दी भारत की अधिक से अधिक दौलत को इंग्लैंड भेज दिया जाए। अब आइए महाराष्ट्र की ओर चलें। ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती हुई ताकत और सत्ता के लिए मराठों की ताकत
आंख का कांटा बनी हुई थी। इसलिए अंग्रेजों ने एक चाल खेली। उस समय पेशवा की गद्दी पर रघुनाथ राव बैठा हुआ था। क्योंकि गद्दी का असली मालिक उसका भतीजा नारायण राव अभी नाबालिग था, अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को युद्ध का झूठा भय दिखाकर अपनी ओर मिला लिया। इस तरह मराठा दरबार में उनका आना जाना शुरू हो गया। किंतु पेशवा के दरबार में उन दिनों एक बहुत दूरदर्शी और चतुर व्यक्ति मौजूद था, जो अंग्रेजों की सारी चालों को समझ रहा था। वो व्यक्ति था नाना फडणवीस।